हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू के बारे में। हमारे जो एमसीक्यू हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और प्लस एमसीक्यू, इन दोनों को ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इस प्री क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पास पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य देव मंदिर, जिसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने यहाँ पर कराया था, वो किस वंश के यहाँ पर शासक थे? तो वो जो सही आंसर उसका होगा वो होगा यहाँ पर गंग वंश। गंग वंश के यहाँ पर ये शासक थे। और जो कोणार्क का सूर्य देव मंदिर है ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कोणार्क का जो सूर्य देव मंदिर है वो गंग वंश के राजा नरदेव सिंह देव प्रथम ने यहाँ पर बनवाया था। और यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी यहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये जो मंदिर बना हुआ है ये आपका कलिंग शैली में बना हुआ है। कलिंग शैली में भी आपका ये मंदिर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गोपथ क्या है? देखो गोपथ क्या है यहाँ पर? गोपथ जो है यहाँ पर एक ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पर एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये जो गोपथ है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? वो यहाँ पर अथर्ववेद का जो है, अथर्ववेद का यहाँ पर क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद पुराण और उपनिषद नहीं है। हर एक हर वेद के यहाँ पर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जो है रखे गए हैं। तो सी आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर जो कहा था उनको कहा जाता था यहाँ पर राजुके। तो राजुके यहाँ पर इनको कहा जाता था, यहाँ पर न्यायिक अधिकारी को। सातवाहन वंश की बात करता हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो राजा सिमुक ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसकी जो कैपिटल थी वो थी यहाँ पर प्रतिष्ठान जो है इसकी कैपिटल थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सातवाहन वंश के दौरान ही पहली बार ब्राह्मणों को जो है भूमिदान दी गई थी। ब्राह्मणों को भूमिदान यहाँ पर दी गई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दो रचनाएं महत्वपूर्ण है सातवाहन वंश की, उनके बारे में बात करता हूँ। तो हाल के द्वारा ही यहाँ पर दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, गाथा सप्तशती। और यहाँ पर जो दूसरे रचनाकार है हमारे पास, ये रचना महत्वपूर्ण है, वो है यहाँ पर गुणाढ्य। तो गुणाढ्य ने जो रचना यहाँ पर लिखी वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली जो घटना है यहाँ पर वो है हाल के द्वारा लिखी गई गाथा सप्तशती। और दूसरी जो है यहाँ पर गुणाढ्य द्वारा लिखी गई है वो है यहाँ पर वर्त कथा। दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये अवश्य यहाँ पर मिलने वाली हैं। सिमुक ने स्थापना करी, प्रतिष्ठान जो है वो कैपिटल था यहाँ पर। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्राह्मणों को पहली बार भूमिदान की बात की गई थी। और कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसपे यहाँ पर ये
घटना हमें देखने को मिली, तो वो जो अभिलेख था सातवाहन वंश का ही है यहाँ पर नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। और ये जो है इनका जो आप देख रहे हैं, इतने एरिया पर यहाँ पर सातवाहन वंश के द्वारा भारत में राज्य किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक और जो अधिकारी था वो भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो है यहाँ पर गोमलिक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्या है? गोमलिक। ये जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र का जो है प्रशासन देखता था। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन ये यहाँ पर देखता था। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर जो है हमारे पास वो है इनकी भाषा। कौन सी भाषा का ये यूज़ करते थे? तो दो भाषाएं हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, प्राकृत और पाली। दो भाषाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं सातवाहन वंश के द्वारा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ के लिए इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सिलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत जो है विकसित हुआ था? तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो दो मत का विभाजन हुआ था यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही यहाँ पर विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में। एक जो संप्रदाय था यहाँ पर वो था यहाँ पर हीनयान। अभी हम अपने प्रश्न की तरफ भी चलेंगे, पहले कुछ बेसिक पॉइंट है उनको हमें समझना होगा। दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास यहाँ पर हीनयान, और दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पर वो था यहाँ पर महायान। ठीक है, अब चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। हमारे पास जो ऑप्शन था यहाँ पर उसमें दोनों ही धर्म दिए गए हैं, ये और ये यहाँ पर नहीं होगा। जो सिलोन है, सिलोन का जो आज के टाइम पर अगर हम नाम देखते हैं तो वो नाम है यहाँ पर श्रीलंका। श्रीलंका को ही पुराने समय में क्या बोलते थे? यहाँ पर सिलोन। ठीक है, और सिलोन में जो बौद्ध धर्म प्रचलित है वो है यहाँ पर हीनयान। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। बौद्ध धर्म में जो है हीनयान संप्रदाय जो है वहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बौद्ध संगति है, बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति में दो संप्रदाय में विभाजन हुआ था। कुल मिलाकर ऐसी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ये किसके काल में हुई थी? ये कनिष्क के काल में हुई थी। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है कि कश्मीर के कुंडल वन में ये जो है वहाँ पर हुई थी, और कनिष्क जो है वो वहाँ का राजा था जिसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति यहाँ पर हुई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बौद्ध धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि गौतम भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया था। इनका जो बचपन पहले जो नाम था, इनका नाम था यहाँ पर सिद्धार्थ। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लुबनी में, और लुबनी में हुआ था, और 563 ईस्वी में इनका जो है जन्म यहाँ पर हुआ था। ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में, और काफ़ी संपन्न राजा थे ये अपने समय के। तो सिद्धार्थ जो राजा के पुत्र थे, और एक बार ये निकलते हैं यहाँ पर अपने राज्य में सैर के लिए। तो 4 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके जीवन में होती है जब ये उनको देखते हैं। एक तो यहाँ पर ये देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक शव को और एक सन्यासी को। ये 4 चीज़ें देखकर इनके मन में यहाँ पर विचार आता है, और 29 साल की आयु में यानी 29 एज में
ये घर से जो है निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो घर यहाँ पर त्याग करते हैं, इसको पर्टिकुलरली बौद्ध धर्म में एक नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जब इन्होंने गृह त्याग यहाँ पर किया, 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया, तो पर्टिकुलर ही एक वर्ड का यहाँ पर यूज किया जाता है बौद्ध धर्म में, उसको बोलते हैं यहाँ पर महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिष्क्रमण उसको यहाँ पर बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसको यहाँ पर बोलते हैं जब वो यहाँ पर गृह त्याग करते हैं। ठीक है, फिर वो जो हैं इनके जो पहले गुरु थे, भगवान बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो थे यहाँ पर अलार कलाम। ठीक है, ये इनके पहले गुरु थे जिन्होंने इन्हें यहाँ पर सांख्य दर्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सांख्य दर्शन की यहाँ पर ज्ञान दिया था। ठीक है, अलार कलाम इनके पहले गुरु थे जिन्होंने यहाँ पर इनको सांख्य दर्शन के बारे में जो है बताया था। दूसरे जो इनके गुरु थे वो थे यहाँ पर रुद्र क्रामपुत्तम। रुद्र क्रामपुत्तम, इन्होंने जो है यहाँ पर इनको योग दर्शन की शिक्षा दी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही बातें। पहला तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं बात करूं तो पहला तो बौद्ध धर्म के बारे में कई बार आपको एग्जाम में यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो अगर काफ़ी लंबी हो जाएगी बौद्ध धर्म को लेकर, क्योंकि बौद्ध धर्म में हमेशा ही कहीं ना कहीं फैक्ट यहाँ पर निकलते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कभी एक सेपरेट वीडियो में यहाँ पर चर्चा कर लेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई है। तो जो मनसबदारी प्रथा है वो यहाँ पर चलाई गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा ये चलाई गई थी, और अकबर ने जो इसे ग्रहण किया था वो किया था यहाँ पर मंगोलिया से यहाँ पर इन्होंने ग्रहण किया था। और जो मनसबदारी व्यवस्था है वो जात और सवार, इन दो पर्टिकुलर वर्ड पर ही बेस्ड थी, जात और सवार। जात और सवार दो पर्टिकुलर वर्ड थे जहाँ पर इनको जो है यूज किया जाता था। ठीक है, एक का अर्थ था यहाँ पर सैनिक, और दूसरे का अर्थ था यहाँ पर घोड़ों की संख्या। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 34 बिंदुओं वाला, ठीक है, 34 बिंदु वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो जो 34 बिंदुओं वाला जो प्रस्ताव था जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया था, तो वो क्या गया था यहाँ पर बैंकॉक सम्मेलन में। बैंकॉक जो सम्मेलन था वो 15 जून 1942 में यहाँ पर आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन में भारत की आज़ादी के लिए जापान के सहयोग और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग को अलग मतदाताओं के संबंध में छूट यहाँ पर दी थी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कांग्रेस जो है हमेशा ही 1909 का जो एक्ट था इसका हमेशा से ही विरोध करती हुई आई थी। 1909 के एक्ट में क्या था, इसमें बात की गई थी यहाँ पर, जो इसमें बात की गई थी वो बात की गई थी पृथक विभाजन की। ठीक है, पृथक विभाजन का अर्थ यहाँ पर यह था कि मुसलमान केवल मुसलमान व्यक्ति को ही वोट दे सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर की गई थी 1909 के एक्ट में। तो 1909 से 1916 तक, ये जो पर्टिकुलर टाइम है 1916, इस पूरे टाइम तक कांग्रेस इस एक्ट का विरोध करती रही थी कि वो इस एक्ट को मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जो यहाँ पर मूवमेंट चला था, एक मूवमेंट यहाँ पर चलाया गया था,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर। ठीक है, तो कांग्रेस और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा कांग्रेस चलाया गया था यहाँ पर, वो था यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए ही यहाँ पर कांग्रेस ने इस एक्ट को यहाँ पर लीगलता प्रदान की थी। और उसके बाद वो जो अधिवेशन था वो था यहाँ पर लखनऊ का समझौता। इसे कई बार आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें यहाँ पर खिलाफत आंदोलन जो है उसके बाद चलाया गया था। इस समझौते के बाद मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक वर्ष की व्यवस्था करने पर यहाँ पर सहमति प्रकट की गई थी। तो इसके बाद ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता रहा 1916 से 1922 तक। ठीक है, 1900 लगभग 22 तक रहा। और ये जो पूरा मोमेंट था यहाँ पर वो हमें देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन से। ठीक है, असहयोग आंदोलन की ही परिणति थी कि ये जो है लखनऊ समझौता यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच ही यहाँ पर फिर से वही तनातनी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ वो फिर लड़कर दोबारा कभी साथ जो है नहीं लड़ पाए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये जो पंचांग था राष्ट्रीय पंचांग, ये हमारा संबंधित है यहाँ पर शक संवत से। ठीक है, इसको जो हमने अपनाया वो अपनाया था 1947 में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसको हमने जो है 22 मार्च 1957 को जो है शक संवत को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शामिल किया था। इसको शामिल करने के कुछ उद्देश्य हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि भारत का जो राजपत्र था उसको लेकर आकाशवाणी द्वारा समाचार पत्र का प्रसारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी जो कैलेंडर्स हैं उनको सरकार को सहमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पंचांग स्थायी रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर से मिलता है। इसे चैत्र 22 मार्च को, जबकि अगर किसी वर्ष को कोई लीप वर्ष है तो 21 मार्च को जो है हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, दोनों ही फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, शक संवत और ये 1957 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर बना था। अगर मैं बात करूँ जो सिक्किम था वो भारत का सदस्य, भारत का जो है वो स्टेट नहीं था। एक पर्टिकुलर संविधान संशोधन किया गया था, उसके माध्यम से वो जो है भारत का राज्य यहाँ पर बना था। तो वो था यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन 1975। इससे पहले जो है एक 35वां संविधान संशोधन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले उसकी बात करते हैं फिर हम अपने ऑप्शन पे जाएंगे। इससे पहले 35वां संविधान संशोधन लागू किया गया था और सिक्किम को जो है एक एसोसिएट स्टेट के रूप में, यानी एक सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और 36वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा ही यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर एक पूर्णतः राज्य के रूप में यहाँ पर जो है शामिल किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक यहाँ पर है। तो जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारे पास वो है यहाँ पर उड़ीसा राज्य। ठीक है, आप मैप पे देख सकते हैं जो हमें देखने को मिलता है बॉक्साइट का जो एरिया है। अगर मैं पर्टिकुलर उस एरिया की बात करूं
तो ये जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर उड़ीसा, फिर जो हमें देखने को मिलता है वो है यहाँ पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो बॉक्साइट का जो एरिया है वो यहाँ पर क्या है, उड़ीसा है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में मिलता है, लेकिन पहले जो स्थान पर है वो है यहाँ पर उड़ीसा राज्य। ठीक है, एग्जाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।